अखंड भारत, एक राष्ट्र एक संविधान। आज के इस धारावी के नुक्कड़ पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं भाई और बहनों, वैसे कैप्टन तामिल सेल्वन का भाषण सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मैं कारगिल में खड़ा हूं और जम्मू कश्मीर में तैनात अपनी भारतीय सेना के तहत, जैसे सेना का कमांडर कहता है कि एक नहीं दो नहीं हजारों आतंकवादी अगर आते हैं जम्मू कश्मीर में तो उसका खात्मा अगर कौन कर सकता है तो हिंदुस्तान की सेना कर सकती है। वैसे तो बाकी के सभी विषयों को हमारे पूर्व वक्ताओं ने स्पर्श किया होगा। 370 धारा 35(1) की धारा को खत्म करना यह हिंदुस्तानी नागरिकों का कर्तव्य था, लेकिन आज नहीं बल्कि पिछले 70-72 वर्षों से यह लड़ाई चल रही थी। और यह लड़ाई जब चल रही थी, आज हम इस चौराहे पे खड़े रहते हुए धारावी के इस गली के चौराहे में खड़े हैं तो हमें यह लगता है कि हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था। आज अगर हम 30 अगस्त को यहां पर खड़े हैं, अगर यह देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, वैसा ही ये देश एक बार हिंदुस्तान वापस एक बार स्वतंत्र हुआ, वो तारीख थी 5 अगस्त 2019 को यह देश पुनः एक बार स्वतंत्र हुआ। और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूछा गया था कि हिंदुस्तान का अगर जम्मू कश्मीर एक अविभाज्य अंग है तो जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता क्यों होती है। आज तो हम यहां से निकलते हुए तमिलनाडु जाते हैं, तमिलनाडु से केरला जाते हैं, केरला से कर्नाटक आते हैं, कर्नाटक से तेलंगाना जाते हैं, तेलंगाना से आंध्रा जाते हैं, हमें कभी परमिट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन एक समय वो था, एक दौर वो था कि हिंदुस्तान में बसने वाले एक जम्मू कश्मीर राज्य में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। और यह परमिट के खिलाफ हिंदुस्तान में लगने वाले अपने तिरंगे को सलाम करने के बजाय जम्मू कश्मीर में और एक लाल झंडा लगता था। और यह लाल झंडा नहीं लगना चाहिए। हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर यह अविभाज्य अंग है, अपना देश है, एक राष्ट्र है करके लड़ाई छेड़ी थी 1947 से लेके 2019 तक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जम्मू कश्मीर चले गए, श्रीनगर में चले गए, तो यह बात उठी कि जम्मू कश्मीर में जाने के पश्चात श्रीनगर के लाल चौक में उनको अटक कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी का आज का कार्यकर्ता जो नव युवक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसकी उम्र 50 साल है, शायद उसका जन्म 1965 के पश्चात हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसकी उम्र 80 साल है, जिसने हिंदुस्तान का वो स्वतंत्रता का दिन देखा है, उसने ये भी देखा था कि हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात के 5वें साल में 23 जून 1953 को उनकी जब मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु होने के पश्चात आज तक 2019 तक भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कार्यकर्ता यह समझ नहीं पाया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन कैसे हुआ। 370 धारा खत्म होने के पश्चात 15 अगस्त को मैं सांबा जिले के पाकिस्तान सटीक हिंदुस्तान के बॉर्डर पे गया था, जिसका जिक्र राजेश ने किया होगा। 15 अगस्त को सुबह 6:30 बजे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि रास्ते पे तो सन्नाटा है। 6:30 बजे मैं जब निकला तो मैं खुद डर गया था कि सांबा की बॉर्डर पे जाना है। जैसे हम जानते हैं कि जम्मू से निकलते हो तो उधमपुर आता है, उधमपुर से आगे जाते हो पूंछ आता है, राजौरी आती है, फिर नौशेरा आता है, फिर सुंदरबनी सेक्टर आता है, फिर मेंढर सेक्टर आता है। तो ये सांबा के सेक्टर में जब हम गए, एक छोटा सा गांव है, जैसे अगर हम यहां पर खड़े हैं तो बिल्कुल साइंस स्टेशन के आगे पाकिस्तान का पहाड़ दिखता है। तो मैं जब वहां पर खड़ा था, हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराने के लिए हमने सभी व्यवस्थाएं की थी, तो अचानक एक बूढ़ी मां की तरफ मेरा नजर गई। उस बूढ़ी मां को मैंने बाद में जाते हुए पूछा कि मां आप क्या देख रही थी, तो उसने कहा कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि यहां पर आया है, उसको मैं देख रही थी जिसने 370 की धारा को समाप्त किया है। 2018 की एक सुबह को कि हिंदुस्तान की सेना में जो अधिकारी है, एक नहीं दो नहीं 52 आतंकवादियों को मार गिराने वाला वो हमारा फौजी जिसको मैं मिल के आया हूं।
उस फौजी को फोन आता है पाकिस्तान से और कहता है कि तुम्हारे में हिम्मत है तो कल सुबह जो हमारा आतंकवादी है समीर टाइगर जिसका नाम है, उसको सामने सामने मुठभेड़ में मार के दिखाओ। हमारा सेना का जिंदा दिल फौजी था, हिंदुस्तान की उसी मिट्टी की कसम खाई थी और हिंदुस्तान की उसी मिट्टी को हमारे फौजियों के खून से सींचा गया था। उसने कहा कल की सुबह तुम्हारा यह आतंकी हिंदुस्तान की वो सूरज की रोशनी देख नहीं पाएगा। और रात को मुठभेड़ चली। बारामुल्ला से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में आतंकियों ने अपना गढ़ बनाया था। उस आतंकियों के गढ़ में अपना फौजी घुस गया। रात भर आतंकवादियों के साथ लड़ता 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 21 आतंकवादियों का खात्मा किया, जिसमें सबसे पहले कौन था तो यह समीर टाइगर था, जिसके लिए पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे थे। भाई और बहनों, 370 की कथा इतनी आसान नहीं है। 370 की धारा को खत्म करना, इन्हें आतंकवाद को खत्म करना है। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? तो पाकिस्तान यह कहता है कि आने वाले अक्टूबर नवंबर में युद्ध होगा। अगर कभी ऐसी गलती कर दी तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सीमा तक जाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का नाम मिटाने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता की। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, यहां पर खड़ा हुआ हर कोई व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये पहले कौन है? पहले भारतीय। यहां पर बैठी हुई हमारी मुस्लिम महिलाएं भी है, हिंदू महिलाएं भी है, लेकिन हम पहले भारतीय हैं। और आप लोग सब लोग यहां पर क्यों बैठे हो? क्योंकि आप इस हिंदुस्तान की संविधान को मानते हो कि हिंदुस्तान की ये राक्षसी धारा 370-35 ये क्या था? 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। यह हिंदुस्तान आजाद होने के लिए आज हम यहां पर बैठे हैं, उपस्थित हैं। लेकिन विचार करो कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने 1947 की स्वतंत्रता देखी होगी। हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, पूरे हिंदुस्तान भर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए रहे थे। हिंदुस्तान में बसे हुए स्वतंत्र सेनानियों के खून से हिंदुस्तान की इस मिट्टी को सींचा गया था। स्वातंत्र्य वीरों की, स्वातंत्र्य सेनानियों की बलिदान की कथाएं 1947 में गली गलियारों में, घर घर में कहलाई जाती थी। और 1947 के अगस्त के पश्चात अक्टूबर में जब पहला हमला इस हिंदुस्तान में अगर किसने किया तो वो पाकिस्तान ने किया। और क्या गुनाह था हिंदुस्तान के नागरिकों का? हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, पाकिस्तान भी स्वतंत्र हो चुका था। जैसे हमने कहा था जिसको हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान में रहे। जिसको हमने कहा था तभी 1947 में कि जिसको पाकिस्तान चले जाना है वो पाकिस्तान चले जाए, खुशी से चले जाए। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात 2 महीने के बाद कबाइलियों द्वारा हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाले कौन थे, कहां से आए थे? अगर हम अपने घर में जाके आज इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो अक्टूबर 1947 को इतना भीषण आक्रमण पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे कर दिया। जैसे हमारे मित्र विट्ठल जी ने कहा कि तभी के समय हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर यह स्वतंत्र था। यह स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते हिंदुस्तान कोई दखल अंदाजी नहीं दे रहा था। लेकिन राजा हरि सिंह जब भागते हुए जवाहरलाल नेहरू जी के पास आए कि पाकिस्तान ने आक्रमण हिंदुस्तान पे कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि आप ये मान्य करते हो कि जम्मू कश्मीर ये हिंदुस्तान का भाग्य है, ये भाग अगर है तो उसको बचाने का काम हम करेंगे। और हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर ये अविभाज्य अंग था और उसको बचाने के लिए हिंदुस्तान की सेना आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान की सेना ने, जो पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के जम्मू के आज की राजौरी के गांव में, जिले में घुस गई थी। कश्मीर के बारामुल्ला तक पाकिस्तान के सैनिक आके हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के ऊपर अत्याचार करने तुले थे। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति देते हुए इस हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की रक्षा की है। शायद हम सभी लोग तभी
हिंदुस्तान की उस आजादी को देखने के लिए नहीं थे, क्योंकि शायद हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान का पहला आक्रमण पाकिस्तान ने जब किया तो हमारा पहला सैनिक इस हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ, उसका नाम था सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा शहीद हुए बारामुल्ला में, और बारामुल्ला में शहीद हुए। आपको कथा बताता हूं, यह 370 धारा निर्माण कैसे हुई। जब पाकिस्तान का आक्रमण बारामुल्ले के इस जम्मू कश्मीर के जिले में हुआ, तो पाकिस्तान की सेना, कबालियों की सेना जब आक्रमण करते हुए आगे आई, और जवाहरलाल नेहरू ने जब कहा कि हिंदुस्तान की सेना, फौज चले जाओ, राजौरी में घुसे हुए पाकिस्तान की सेना के सामने लड़ना है, तो मित्रों विचार करो, सामने से आए हुए 50,000 सैनिक इसी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में आके खड़े थे। और हिंदुस्तान की सेना जब वहां पर पहुंची, ऐसे ही रात का समय था, घनघोर अंधेरा था, और अंधेरे में हिंदुस्तान की सेना जब वहां पर पहुंची तो क्या देखा, एक नहीं, दो नहीं, हजारों पाकिस्तान के सैनिक खड़े हैं, हाथ में बंदूक लिए हुए, सामने खड़े हुए। उनके टैंक के माध्यम से हिंदुस्तान की सेना को वहां पर पहुंचने के लिए समय लगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सेना को जहाज से लेके गए, और जब वहां पर पहुंचे तो पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण शुरू कर दिया। लगातार गोलीबारी हो रही थी। ऐसे में हमारे सोमनाथ शर्मा को कहा गया कि सोमनाथ शर्मा, कल सुबह तक आपको लड़ना है, सामने 4,000 पाकिस्तानी सैनिक है। और विचार करो भाई और बहनों, आप खड़े हो कि पाकिस्तान का आक्रमण होता है, मैं इसको कहता हूं कि बाबा तुझे लड़ना है, और इसको कहता हूं कि रात भर लड़ना है, और इसके पास सैनिक कितने हैं, तो सिर्फ 27 सैनिक को लेके हुए सोमनाथ शर्मा आगे बढ़े, और देखते 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 वो 3-4 हजार पाकिस्तान की फौज को काटते हुए आगे चले गए। रात भर धुमश्चक्री हुई, लड़ाई हुई, गोलीबारी चली, बम फटे। सोमनाथ शर्मा हिंदुस्तानी फौज के तभी के हमारे मेजर थे। 27 सैनिकों के साथ 1947 की वो लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात 27 सैनिक को लेके 4,000 पाकिस्तान की सेना पे आक्रमण किए। रात भर में लड़ाई लड़ी, आगे गए, सुबह हो रही थी। सोमनाथ शर्मा ने देखा कि अपने पास एक भी सैनिक नहीं है, सारे के सारे सैनिक शहीद हो चुके थे, अकेला सोमनाथ शर्मा बचे थे। सामने 1000 की फौज खड़ी थी। सोमनाथ शर्मा ने जो किया वो किसी के मन में नहीं आएगा। सोमनाथ शर्मा अकेले लड़ पड़े, और 1000 फौज के सामने अपनी बंदूक उठाते हुए सीधे चल पड़े। एक नहीं, दो नहीं, हजारों गोलियां सामने से आ रही थी, सोमनाथ शर्मा के शरीर में चल जा रही थी, लेकिन सोमनाथ शर्मा रुके नहीं। 1000 में से 500 सैनिकों का उन्होंने खात्मा किया। पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि ये क्या फौजी है, अकेला आदमी है, अकेली बंदूक है, लेकिन बंदूक की आखिरी गोली तक सोमनाथ शर्मा लड़े। इस हिंदुस्तान को आजाद होने के पश्चात अपने सैनिकों को पहला परमवीर चक्र इस देश में मिला होगा, तो यह परमवीर चक्र मिलने का मान हिमाचल प्रदेश के सोमनाथ शर्मा को जाता है। इसके लिए उस हमारे सोमनाथ शर्मा शहीद होने के पश्चात आज हम सब उनके सामने नतमस्तक होते हैं। 1947 हुआ, 1948 हुआ, 1949 हुआ, जाते जाते 1949 में यह राक्षसी धारा आ गई। यह जब राक्षसी धारा आ गई, आज हम सभी लोग परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं, उनकी विचारधारा पे चलते हैं। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखी हुई संविधान की प्रति को हम नतमस्तक करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अगर चलता है, हिंदुस्तान अगर देश इस नाते इस संविधान के माध्यम से चलता है, तो यह संविधान लिखने का काम अगर किसने किया था तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने किया था। लेकिन यह संविधान में 370 की धारा लिखने का काम ये राजा हरि सिंह के दीवान ने, उसका नाम था गोपाल स्वामी अयंगार, और यह अयंगार ने लिखी हुई 370 की धारा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 72 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में रही। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं यहां पर बैठी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं
ये 370 धारा और 35 धारा में क्या था कि अगर जम्मू कश्मीर में रहने वाली कोई भी महिला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर जम्मू कश्मीर छोड़ते हुए बाहर के राज्य के साथ किसी के साथ शादी करती है तो उसके पिताजी के माध्यम से मिले हुए सभी अधिकार, सभी संपत्ति के अधिकार, सभी जमीन के अधिकार, सभी घर के अधिकार, सभी रद्द हो सकते हैं। कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले पुरुष व्यक्ति अगर अपने राज्य के बाहर जाके शादी करते हैं तो उस पत्नी को सभी अधिकार जम्मू कश्मीर में दिए जाते हैं। विचार करो भाई और बहनों, ये 370 की धारा, ये 35 की कलम की धारा को हटाने का काम किया। ये 35 धारा के अंदर क्या छुपा था? तो आतंकवाद छुपा था। ये 35 धारा के अंदर क्या छुपा था? तो इसके अंदर भ्रष्टाचार छुपा था। यह हिंदुस्तान में 370 की धारा रद्द करना यह बहुत बड़ा काम था और यह काम ऐतिहासिक काम था। आप लगातार जम्मू कश्मीर में चले जाओ। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ। ये 2003 की बात मैं दोहरा रहा हूं। 16 साल पूरे हो गए। अटल जी ने कहा था कि 2003 में मैं भविष्यवाणी करता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 या 15 साल के पश्चात हिंदुस्तान में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी और यह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ये 2/3 बहुमत से आएगी और ऐसा पंत प्रधान होगा जो 370 की धारा को समाप्त करेगा और जम्मू कश्मीर को न्याय देगा। और ये न्याय देने वाले हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कर दिखाया। ये 370 धारा के तहत जम्मू कश्मीर में 2-2 निशान लगते थे, 2-2 झंडे लगते थे। 15 अगस्त 2019 को इसी जम्मू कश्मीर के गांव में मैं गया था और उस गांव में सांबा जिले में मैं गया था। सुबह 6:30 बजे झंडा वंदन था। विचार करो, अपने मानकुर्द के स्टेशन पे झंडा वंदन करना आसान होता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू के सांबा जिले के उस छोटे से गांव में मैं गया था। सुबह 7:15 पे झंडा वंदन करना था। जैसे ही झंडा वंदन हुआ तो उसी गांव के एक छोटे से घर में मैंने देखा कि कुछ महिलाएं वहां से हमारे पास देख रही थी। तो मैंने कहा कि झंडा वंदन के पश्चात मुझे उस घर में जाना है। जब मैं उस छोटे से गांव के उस छोटे से घर में गया तो 90 साल की एक बुढ़िया मां थी। उस 90 साल की बुढ़िया मां ने मुझे बैठने के लिए एक छोटी सी सतरंजी दी। छोटा सा घर था। जब हम झंडा वंदन कर रहे थे, अपने तिरंगे को सलामी दे रहे थे, तो बिल्कुल जैसे वो वहां पर टावर है, वहां पर सटीक ऐसा पूरा पहाड़ी इलाका था और उसी पहाड़ी इलाके को पाकिस्तान का मेंढर सेक्टर कहा जाता है। इन्हें मेंढर सेक्टर जहां खत्म होता है, सुंदरबनी सेक्टर जहां पर खत्म होता है, वहां से पाकिस्तान के पहाड़ शुरू होते हैं। तो मैं उस बुढ़िया मां के पास जाके जब बैठा तो उस बुढ़िया मां ने मुझे पूछा, उसके हाथ थरथर रहे थे, उसने थरथरते हुए कांपते हुए अपने हाथों से मुझे पूछा, मेरी ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई कहां से आए हो? तो मैंने कहा मुंबई से आया हूं। तो उसने कहा जरा 2 मिनट रुको। वो अंदर गई, वैसे ही अपने हाथ पांव कांपते हुए उठी, वो अंदर गई, एक छोटी सी किताब लेके आई और छोटी सी किताब में मुझे कहा, खोलने के पहले कहा कि आज आप यहां पर क्यों आए हो? तो मैंने कहा माँ जी, हम यहां पर आए हैं इस हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराने के लिए आए हैं। यह हिंदुस्तान की सांबा की बॉर्डर के यहां पर आते हुए मन में गर्व होता है। तो उसने वो किताब को खोलने का प्रयास किया। बहुत पुरानी किताब थी। तो उसने वो किताब मेरे हाथ में दी, मैंने खोली तो उसमें 1950 का हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात का एक फोटो था और उस फोटो में उसी पहाड़ की तरफ, हिंदुस्तान आजाद होने के पश्चात उसी पहाड़ की तरफ तभी कुछ लोगों ने तिरंगा लहराया था, उसका वो फोटो था, एकदम फटा हुआ फोटो था। उसने मुझे कहा कि और पन्ने पलटते जाओ, पलटते जाओ।
मैं पलटता गया। दो पन्ने एक दूसरे को चिपके हुए थे। तो मैंने कहा इसमें क्या है? तो उस बूढ़ी माँ ने उस पन्ने को थोड़ा खोलने की कोशिश की। मैंने उस पन्ने को खोला तो उसमें क्या था, जो देखते हुए मेरा सीना गर्व से ऊंचा हुआ। उसमें एक तरफ अपना तिरंगे का चित्र था और दूसरे तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तिरंगा लहराते हुए लाल किले का फोटो था। उस बूढ़ी माँ मुझे कहती है कि हम सबको विश्वास है ये व्यक्ति पे, हमको विश्वास है ये पंत प्रधान पे, हमको विश्वास है कि जहां पर आपने तिरंगा लहराया है उस पाकिस्तान की पहाड़ों की तरफ आप देखो। उसने मुझे एक छोटी सी दूरबीन दी और उसने मुझे कहा कि मेरे घर में से उस पहाड़ की तरफ देखो। तो मैं बाहर आके उस पहाड़ों की तरफ, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि वो पहाड़ों में छोटी छोटी गुफा बनी है और वो गुफाओं में से बड़ी बंदूक की नली, ऐसी 50 नलियां इसी बूढ़ी माँ की घर की तरफ मुड़ी है। तो मैंने इस माँ को पूछा कि ये क्या है? तो आप जहां पर खड़े हो वहां पर कल रात को पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त गोलीबारी की है, आपको मैं निशान दिखाती हूं। हम यहां से घर छोड़ते हैं, 1 किलोमीटर दूर बाहर जाके उस बंकर में रहते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान हिंदुस्तान की इसी सरजमी को कब्जा करने के लिए वहां से गोलीबारी करता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सुरक्षित है, हिंदुस्तान शक्तिशाली है और हिंदुस्तान वैभवशाली है, क्योंकि हिंदुस्तान की इस धरती को अगर किसने सींचा है तो हिंदुस्तान की इसी स्वतंत्रता के पश्चात इस हिंदुस्तान की धरती को सींचने वाला हमारा सैनिक है, जिसके खून से इस हिंदुस्तान की धरती को हमने सींचा है। और इसके लिए हिंदुस्तान की इस सींची हुई धरती की कसम है कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आक्रमण की भाषा करता है तो हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदू हो मुस्लिम हो सब इकट्ठा मिलते हुए इसी पाकिस्तान का पराभव करने के लिए हम सिद्ध होते हैं। हिंदुस्तान की आजादी का ये जश्न हमने 70 साल 72 साल मनाया था और पुनः एक बार स्वतंत्र करने के लिए 370 और 35 की धारा को खारिज करने के लिए मैं पुनः एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः एक बार हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी का अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबकी ओर से हमारे हिंदुस्तान की इसी जम्मू कश्मीर को बरकरार रखने के लिए एक नहीं 5,500 सैनिकों ने प्राणों की आहुति दी है। लगातार हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादियों को खात्मा करने वाले हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों का बलिदान हम कभी भूल नहीं सकते। हिंदुस्तान का इतिहास उनके बिना हम लिख नहीं सकते। ये कहने के लिए आज हम आए थे। आप सबको हम मनपूर्वक धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। भारत माता की। आज के एक संविधान एक राष्ट्र, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, साहस, निष्ठा और त्याग इस हिंदुस्तान में कोने कोने में गूंजता है। और विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे इस देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का, जिन्होंने इस राक्षसी धारा 370 और 35 को खत्म किया और हिंदुस्तान को सही मायने में पुनः एक बार आजाद करने के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पहले अगर आपको खुद को शीशे में देखोगे, शीशे के कोने में अगर हिंदुस्तान के तिरंगे को देखोगे तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ था। और ये 370 धाराएं जब लगी, उसके पहले देश आजाद होने के पश्चात 2 महीनों में हिंदुस्तान पे आक्रमण करने वाला यही पाकिस्तान का सैनिक जब 24 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान की सरहदों को लांघते हुए, जम्मू कश्मीर के सरहदों के पार करते हुए कश्मीर के बारामुल्ला के शहर में आके पहुंचा था। विचार करो, मुंबई शहर में एक कसाब आया था, उसके 10 आतंकवादियों को लेके तो क्या परिस्थिति बनी थी। और हिंदुस्तान आतंकवाद के
सामने देश आजाद होने के पश्चात चंद 2 महीने को बाद एक नहीं दो नहीं हजारों पश्तून के आतंकवादी वहां पर घुसे थे। मुझे आज भी याद आती है जब पढ़ने के बाद यह हिंदुस्तान में जब यह आतंकवाद आया, पहले बार आजादी के पश्चात आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को चुना। राजा हरि सिंह को बार बार कहा गया कि आपके इस राज्य को, आपके इस राष्ट्र को हिंदुस्तान में विलय करने का काम शुरू कर दो। तभी कि हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 10 बार कहा कि राजा हरि सिंह एक तो तय करो, पाकिस्तान में चले जाओ या हिंदुस्तान में आ जाओ। लेकिन राजा हरि सिंह सुनने के लिए तैयार नहीं, और एक नहीं दो नहीं लगातार 10 बार कहने के पश्चात वो हिंदुस्तान में विलय करने के लिए तैयार जब हुए जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। और पाकिस्तान का आक्रमण इतना गहरा हो चुका था कि जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में 10,000 आतंकी घुस गए थे। और जब बारामुल्ला में 10,000 आतंकी घुस गए थे तो उसी दिशा में जम्मू के कठुआ और सुंदरबनी सेक्टर, जिसको सांबा सेक्टर कहते हैं, वहां पर भी आतंकवादी घुस गए थे। और हिंदुस्तान में विलय करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू जी को यह कहा गया कि हिंदुस्तान की सेना को अभी जम्मू कश्मीर के आक्रमण की दिशा में आपको भेजना होगा। और आक्रमण के लिए हिंदुस्तान की सेना शुरुआत कर दी गई। और आक्रमण के लिए हिंदुस्तान की सेना को पहुंचने तक करीबन 10-15 दिन लग सकते थे। तो ऐसे माहौल में जवाहरलाल नेहरू जी को यह कहा गया कि हिंदुस्तान की सेना को अगर जहाज के माध्यम से वहां पर उतारा जा सकता है तो विचार करो, विमान से अगर सैनिकों को भेजा जाए तो 50 या 100 सैनिक एक विमान से उतर सकते हैं। सामने से 10,000, 15,000, 20,000 की पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर रही है। एक नहीं, लगातार विध्वंस करते हुए एक गांव से दूसरे गांव जा रही है। ऐसे माहौल में अक्टूबर 1947 में हिंदुस्तान की सेना ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ते हुए पीछे पीछे करते चले गए। फिर भी 1948 के जनवरी के महीने में युद्ध का बंदी का ऐलान हुआ। आज जिसको हम पाक व्याप्त कश्मीर कहते हैं, आज जिसको हम जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा जो पाकिस्तान लेके बैठा है, पाक व्याप्त कश्मीर जिसको हम कहते हैं, 1948 में पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद को तभी हासिल कर लिया था। और ये बातें चली कि 1948 के पश्चात 1949 में ये जब बातें आई तो हिंदुस्तान के तभी के संसद में हिंदुस्तान बन चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। फिर भी एक देश में 2 प्रधानमंत्री बन चुके थे। आप सबको याद होगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी हिंदुस्तान के पवित्र ऐसे संसद में पूछा था कि शेख अब्दुल्ला, आप हिंदुस्तान के ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र की निर्मित की भाषा करते हो जहां पर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान की भाषा नहीं चलती है। क्या अगर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का विलय कर देते हो, क्या आप हिंदुस्तान के उसी तिरंगे को सलाम करना चाहते हो? शेख अब्दुल्ला का जवाब 1949 में था, जब यह धारा 370 का जन्म हुआ था। यह शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रश्न के पश्चात कि हाँ, मैं इस तिरंगे को सलाम करूंगा, लेकिन हमारे झंडे को भी सलाम करूंगा। यानी 2 झंडे को सलाम करने की बात ये शेख अब्दुल्ला ने 1949 से शुरू की थी। लेकिन आज मुझे आनंद होता है, मंगल जी को भी ये मालूम होगा कि आज 26 अगस्त 2019 है, कल 25 अगस्त था। कल जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना हुई, जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में इस हिंदुस्तान में पहले बार जो झंडा 70 साल पहले जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, उस झंडे को निकलने का काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल किया। विशेष रूप से वहां पर बसे हुए राज्यपाल मलिक जी ने किया। उन्होंने क्या किया, कल सुबह 9 बजे जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके कश्मीर तक, बारामुल्ला से लेके शोपियां तक, शोपियां से लेके कुलगाम तक, हर जिले में, हर गांव में, हर बस्ती में कल सुबह 9 बजे सभी जगहों पे एक ही झंडा लहरा था जिसका नाम था तिरंगा। जो तिरंगा का लहराने का काम इस हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके लिए कितने साल इंतजार किया? 70 साल का इंतजार करने के पश्चात
जिस तिरंगे को आप और हम सलाम करते हैं, उस तिरंगा कल लहरा रहा था जम्मू कश्मीर में। विचार करो 1950 में जब बातें आई कि हिंदुस्तान के संविधान लिखने वाले हमारे आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को पूछा गया कि इस राक्षसी धारा 370 को संविधान में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान बन रहा था। घटना लेखन समिति के अध्यक्ष परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे। तो ये संविधान लिखना है, 370 को संविधान में डालना है। जब तक ये धारा 370 संविधान में नहीं जाएगी, जब संविधान पूरा होगा और 1950 में जब संविधान आना है, तो ये संविधान अगर ये 370 की धारा अगर नहीं लगी तो क्या होगा? तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बुलाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें प्रश्न किया कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, आपको ये लिखना पड़ेगा 370 की धारा। 1949 का वो समय था। आज भी अगर इतिहास के उन पन्नों को आप खोल के देखोगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू जी को ये जवाब दिया था कि इस हिंदुस्तान की संविधान में आप 370 की धारा मुझे लिखने को कह रहे हो, लेकिन मैं हिंदुस्तान के नागरिकों को लड़ाने के लिए ये संविधान नहीं बना रहा हूं। मैं हिंदुस्तान की संविधान को लिखना चाहता हूं और उसको मैं लिख रहा हूं, एक एक कलम को पढ़ रहा हूं, एक एक कलम को संविधान के माध्यम से हर सांसद के भवन में रख रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान की इस संविधान को 370 की धारा को मैं इस संविधान में लिखने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये धारा हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर से अलग करेगी, तोड़ने का काम करेगी। इस संविधान में 370 का मैं कभी भी लिखने के लिए तैयार नहीं। भाई और बहनों, विचार करो, आज जिस संविधान की भाषा हम करते हैं, जिस संविधान को हम पवित्र मानते हैं, उस संविधान में ये 370 की धारा फिर लिखने किसने? और ये संविधान लिखा किसने? पूरा हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू का ये कह रहा था कि आप ये गलत कर रहे हो, हिंदुस्तान को तोड़ रहे हो, हिंदुस्तान की अलग अलग जातियों को, भाषाओं को, विविध धर्म को आप अलग तरीके से एक नए राष्ट्र की संकल्पना दे रहे हो। और ये बातें उठी तो उन्होंने एक नाम निकाला जिसका नाम था गोपाल स्वामी अयंगार। और ये गोपाल स्वामी अयंगार कौन थे? सभी के मन में प्रश्न उठा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रश्न पूछा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रश्न पूछा कि गोपाल स्वामी अयंगार ये वही व्यक्ति है जब राजा हरि सिंह इस जम्मू कश्मीर का एक नया राष्ट्र बनाने का काम करने वाले थे, तो ये जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के वो दीवान थे। यानी विचार करो, राजा हरि सिंह के घर में बैठने वाला, उसका कामकाज चलाने वाला वो दीवान गोपाल स्वामी अयंगार। यही अयंगार जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में बिन खाते के मंत्री थे और कुछ चंद समय के लिए जम्मू कश्मीर के वो प्रधानमंत्री भी बने। और ये गोपाल स्वामी अयंगार को 370 की धारा लिखने को कहा, और ये 370 की धारा लिखने का काम इसी गोपाल स्वामी अयंगार ने करते हुए इस हिंदुस्तान में इस कलंकित ऐसी इस धारा को लिखने का काम किया। फिर 1950-1952 में लड़ाई शुरू हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो ऐलान, भारतीय जनसंघ का निर्माण, पूरे देश में भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने एक नींव रची थी कि हिंदुस्तान में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान कभी नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर की ओर चल पड़े। और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर की ओर चल पड़े, मैं मानता हूं कि यहां पर बैठे हुए बहुत सारे बुजुर्गों को वो इतिहास शायद पता होगा, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को ये पता नहीं होगा कि आज अगर 370 और 35A की धारा को खारिज करने वाले हमारे गृह मंत्री, उसका समर्थन करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, ये इनको जब पता है, तो हमारे युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह ऐलान किया और डॉक्टर मुखर्जी चले गए श्रीनगर की ओर, 1952 का समय था, लगातार ये माहौल बन रहा था। 1953 में वो मई महीना आया कि मई महीने के उस समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गाड़ी में ऐसे व्यक्ति बैठे थे जो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये दोनों को कभी कल्पना नहीं थी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस व्यक्ति को कहा कि भाई मैं तो जम्मू कश्मीर जा रहा हूं,
मेरा आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का एक इतिहास ऐसा लिखेगा कि मेरे साथ ये व्यक्ति जो बाजू में बैठा है, आज नहीं आने वाले 30 या 40 साल के पश्चात आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हो, क्योंकि वो व्यक्ति कोई नहीं और बल्कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोनों जब जम्मू कश्मीर की ओर चले गए, श्रीनगर की इसी लाल चौक के चौराहे के पहले, सरहद के पहले, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे अटल जी को कहा कि अटल जी अभी आप गाड़ी से निकलते हुए पुनः अपने देश चले जाओ। ये जम्मू कश्मीर जो कहलाया जाता है कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र हूं, ये कहते हैं कि यहां पर आने के लिए परमिट की आवश्यकता है। मैं जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हाँ मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हूं, हाँ मैं 370 की धारा के तहत इसको खारिज करने के लिए जम्मू कश्मीर में जाना चाहता हूं। मैं कोई परमिट नहीं लूंगा। मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूं, देश प्रेमी हूं, देशभक्त हूं। मैं हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर का अंग हूं। मैं जम्मू कश्मीर में जाना चाहता हूं। विचार करो मित्रों, जम्मू कश्मीर में वो चले गए, श्रीनगर में चले गए। जैसे श्रीनगर में चले गए वैसे शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको वहां पर अटक कर दी और जेल में जाके उनको बंद कर दिया गया। एक महीने के पश्चात जून महीने के 30 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ। आज तक हम समझ नहीं पाए कि वो रहस्यमय उनका निधन था या शेख अब्दुल्ला ने की गई उनकी हत्या थी। और फिर 370 धारा के लिए पूरे देश में आंदोलन चला। जब हम पढ़ते हैं, इतिहास की पन्नों के ऊपर देखते हैं, तो यह पता लगता है कि 1954 के पश्चात 35A को धारा को जुड़ दिया गया और 1956 में पहले बार जम्मू कश्मीर की संविधान समर्थन करता था। और समर्थन के तहत जम्मू कश्मीर में अगर कानून लागू होता है तो संसद ने पारित किया हुआ कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। सुरक्षा के तहत कानून लागू हो सकता है, विदेश नीति के माध्यम से कानून लागू हो सकता है, संचार की नीति का कानून लागू हो सकता है, लेकिन पुलिस के माध्यम का कानून अगर संसद पारित करती है तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर में रहने वाली महिला विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बाहर आके शादी करती है तो जम्मू कश्मीर में बसने वाले उसके परिवार के साथ उसके हक को छीन लिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाला पुरुष अगर शादी करता है तो दूसरी स्त्री को जम्मू कश्मीर में आने के पश्चात सभी अधिकार मिल जाते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाली हमारी महिला अगर पाकिस्तान में शादी करती है तो उसे सभी अधिकार बरकरार किए जाते हैं। और 1956 में लिखा हुआ यह संविधान ये कहता था कि 370 को अगर खारिज करना है तो उसमें लिखे गए 3 नंबर के खंड में ऐसा था कि 370 को धारा को खारिज करने का काम अगर जम्मू कश्मीर की खंडित विधानसभा में अगर लेके आते हो तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो संविधान पास करती है उसी संविधान को यह अधिकार दिया जाता है, संविधान की सभा को, कि 370 आप खारिज कर सकते हो। 1957 में यह काम किया जो किसी के मन में कभी नहीं आ सकता। उन्होंने 1957 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पारित हुए संविधान सभा को ही खारिज कर दिया और उस संविधान सभा को खारिज करने के पश्चात 370 का प्रश्न वैसे के वैसे ज्वलंत बन गया। अब जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में दोनों जगहों पे केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा हमने पहले बार दिया है और मैं ये आपके सभी के सामने रखता हूं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जो दर्जा दिया गया है वहां पर पुनः एक बार हमारे राज्य का दर्जा देने का भी काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मैं विशेष रूप से मंगल प्रभात जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आज की सभा यहां पर यशस्वी हुई, इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पुनः एक बार बोलना है, भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। भारत माता की विचार करो, 15 अगस्त 1947 का वो समय था, चंद 2 महीने हो चुके थे। हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के पश्चात के 2 महीने के बाद
हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण अगर किसी ने किया था तो वो पाकिस्तान के कबालियों के माध्यम से आक्रमण हुआ था। कि हिंदुस्तान में ही जम्मू कश्मीर का विलय होना ये स्वाभाविक बात थी, लेकिन जिन शर्तों की बातें उन्होंने रखी थी उसी शर्तों के बातों से अक्टूबर 1949 में इसी 370 धारा का जन्म हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के उस श्रीनगर में चले गए बिना परमिट। जैसे ही वो बिना परमिट चले गए, शेख अब्दुल्ला की पुलिस ने उनको पकड़ लिया और ये कह दिया कि बिना परमिट आपने कश्मीर में प्रवेश किया है, आप कश्मीर के नागरिक नहीं हो, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, कश्मीर में आने का आपके पास परमिट नहीं है, इसके लिए आपको हम आज अटक करते हैं। उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जेल में डाला गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल जाने के पश्चात हिंदुस्तान की जनता को, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को लिखते थे कि मैंने 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। हिंदुस्तान के नागरिकों को मुझे बताना है कि ये मेरी जंग है और ये जंग मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, तो आने वाले हजारों पीढ़ियों तक ये जंग हिंदुस्तान को आजाद देने के पश्चात कश्मीर का हमारा विलय हिंदुस्तान में करने के लिए मैं कर रहा हूं। ये 1952 में कहा। अचानक ये खबर आई कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अचानक मौत हो गई, निधन हो गया। शेख अब्दुल्ला जी को प्रश्न पूछा गया, 370 धारा लगाने के बाद आपने हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाई थी और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ऐसा कौन सा कारण था कि उनकी मौत हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन नहीं हुआ तो अब पूरे हिंदुस्तान की जनता ने यह कह दिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इस कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय करने के लिए हुआ है, जो आज नहीं हजारों साल तक हिंदुस्तान की जनता उसको भूलेगी नहीं। विचार करो, परिस्थितियां बदलना शुरू हुई। 1 नहीं, 2 नहीं, 45,000 लोगों को आज जम्मू कश्मीर के पिछले 70 वर्षों में निरपराध नागरिकों की हत्या हुई। 14,000 निरपराध नागरिकों की हत्या की गई। मैं पिछले 9 वर्षों से जम्मू कश्मीर के हर गलियारों में घूम रहा हूं। आप में से कितने गए हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इसी 15 अगस्त 2019 को मैं जम्मू कश्मीर के उसी सांबा जिले में दोगरा के गांव में जाके अपने तिरंगे को सलाम करते हुए तिरंगा फहरा के उसी जम्मू कश्मीर से आज यहां पर आया हूं। जब से यह धारा 370 को खारिज किया है, सबसे ज्यादा अगर कोई बौखलाहट में है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान है। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की नीतियों को अपनाना होगा। 1957 में यह लिखा गया था कि 370 की धारा को अगर खारिज करना होगा तो जम्मू कश्मीर की जो संविधान की सभा होगी उसी संविधान की सभा को यह अधिकार दिया जाता है। और मजे की बात ऐसी है भाई और बहनों कि 1957 में ही यह संविधान सभा खारिज हो गई थी। जब संविधान सभा को 370 खारिज करने का अधिकार दिया था तो 370 खारिज करने का अधिकार जिस संविधान सभा को था वही संविधान सभा 1957 में खारिज हो चुकी थी। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी का बयान था कि धारा 370 तो अस्थायी है, ये घिसते 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 खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे अभिमान है, समस्त भारतीयों को अभिमान है कि 370 की धारा न घसते घसते खत्म हुई, इसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक रूप से खारिज कर दिया। इसके लिए उनका भी अभिनंदन हम करते हैं। भारत माता की